वो हमें गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। वो समझते हैं कि हम उनके गुलाम हैं, और इसलिए बाहर से जो भी है वो आएगा अफसर, और अफसरशाही चलाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में एरोगेंस इतना आ गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को लगता था अब ये कश्मीरी जाएगा कहां, हमारे बगैर तो कुछ है नहीं। फारूक साहब, अगर मैंडेट कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता है, जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, राहें एक हो सकती हैं सर? मगर हम झूठ और पैसे और दौलत पे लोगों को खरीदना नहीं चाहते। ये तो खरीद के लाए हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं दिल्ली से करोड़ों रुपया। करें। मेरा ताल्लुक खिता पीर पंजाल से है। पीर पंजाल हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक ताकत रही है, लेकिन पीर पंजाल में कुछ लोगों को यह लगता है कि कश्मीरी लीडरशिप के लिए पीर पंजाल जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल एंड रहा है। ये जमातें हैं किनकी? जम्मू में क्यों नहीं है? उन्होंने मुसलमान इलाके में क्यों उनको खड़ा किया है? 35 ले गए, 370 ले गए। जम्मू वाले तो ये समझते थे ये कश्मीर के लिए, अब उनको भी पता लगने लगा कि ये उनके लिए, कश्मीर के लिए नहीं था, ये सारी रियासत के लिए था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आज हमारे मेहमान हैं। जम्मू और कश्मीर की सियासत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर की सियासत का एक बहुत ही बड़ा नाम। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जरा हालात मुख्तलिफ हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और इस वक्त जम्मू और कश्मीर को लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये होगा, अगर हम शेख साहब से शुरू करें, एक तवील अरसा कैदोबंद की सोबतें झेलने के बाद जब शेख साहब बाहर आए तो शेख साहब को लगा कि अब मुझे इल्हाक कर लेना चाहिए, या जो कुछ बचा है उसको बचा लेना चाहिए। अब जब हम फारूक साहब पर आते हैं तो फारूक साहब भी कम से कम 6 महीने रहे हैं। 8 महीने। 8 महीने। तो फारूक साहब ये बताइएगा, 8 महीने के बाद जब आपको थोड़ी बहुत राहत मिली तो जम्मू कश्मीर में क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा है जिसको बचाया जा सकता है? देखिए, जो आपने पहले सवाल किया, शेर कश्मीर ने जो फैसला किया वो तब हुआ जब इंदिरा गांधी और भुट्टो साहब का, जुल्फिकार अली भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनका माहिदा हुआ। ठीक। शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में जो माहिदा हुआ वो ये था कि कश्मीर पर बहस होगी, मगर अंदरूनी जो मुझे मालूम हुआ वो ये था कि जो हिस्सा उनके पास है वो उनके पास रहेगा, और जो हमारे पास है मुल्क हिंदुस्तान के पास, वो हिंदुस्तान के पास रहेगा। ठीक सर। तो ये जब शेख साहब ने सुना तो उन्होंने कहा बेहतर है कि यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर करें। वो एक बात हुई। जब मैं निकला इस कैदबंद से तो मैं पहले ही जानता था कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, अबतर हैं, अफसरशाही है, गवर्नर राज है, और इसमें लोगों के मसले तो हल होने का सवाल ही नहीं है। ठीक सर। लोगों के मसले हल करते हैं जबकि वहाँ एमएलए होता है, उनके चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, एमएलसी होते हैं, वो लोगों की मुश्किलात को देखते हैं और उनको उभारते हैं और उन पर काम होता है। ये जो अफसरशाही आ गई है, इसमें ना कोई सुनने वाला है, जो इनकी मर्जी है वो करते हैं, जो नहीं मर्जी है वो नहीं करते हैं, और सुनते भी नहीं है जी। हमारे मेहरबान जो हैं वो फोन तक नहीं उठाते जी। ये तो हाल है हमारी रियासत का। तक आप देखते हैं बड़े नारे मारे जा रहे हैं, बड़े प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तरक्की के बड़े मैदान खुल गए हैं। क्या हो गया? 35 ले गए, 370 ले गए। जम्मू वाले तो ये समझते थे ये कश्मीर के लिए, अब उनको भी पता लगने लगा कि ये उनके लिए, कश्मीर के लिए नहीं था, ये सारी रियासत के लिए था। सर अगर मैं आपको रोकूं यहाँ, जैसे 35 और 370 की सर आपने बात की, जब हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तकारीर सुनते हैं, दिल्ली से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की तकरीरें सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने खजाने के मुंह खोल दिए हैं, दूध की नहरें बहने लगी हैं, घी के पहाड़ हो गए हैं, मतलब तकरीरों से ऐसा लगता है। फारूक साहब, आपको नहीं लगता कि जब वो इतना कुछ कह रहे हैं तो कर तो रहे ही होंगे ना सर? जरूर शहद की नहरें बह रही हैं, वो लोगों से पूछ लीजिए क्या हो रहा है। सवाल इस बात का है, कहने को तो बहुत कुछ है, नौकरियां बाहर से लग रही हैं,
35A का तो यही था कि यहाँ के लोग लगेंगे, जी सर। बाहर का नहीं लगेगा। अफसरशाही में देखिए सारे अफसर बाहर से हैं, आप देखिए डीसी सारे बाहर से हैं करीबन करीबन। हमारे एसएसपीज और ये जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं वो सब बाहर से हैं। क्या हमारे इतने बेवकूफ हैं कि वो कहीं लग नहीं सकते? ये हालत है। जबकि सर अभी देखिए बैंक में एम्प्लॉयमेंट की गई, वो सब बाहर से लाए गए। हमारे बच्चे और बच्चियां कहां जाएंगी? अभी बॉर्डर पुलिस बनी, जिसका इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि उसमें ये हो गया वो हो गया। आज भी वो बच्चे दर बदर बैठे हुए हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, कल कहां जाएंगे वो? तो ये कहते हैं, कहने दीजिए, लोग जानते हैं जमीन पर क्या है, हाल क्या है। फारूक साहब एक चीज जरा बताइएगा कि जम्मू और कश्मीर में इस वक्त अगर हम सेक्रेटरीट में चले जाएं या बड़े ऑफिसर जो हैं जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया, तमाम लोग ऐसा लगता है कि बाहर से आ रहे हैं। हर हफ्ता 10 दिन के बाद एक ऑर्डर हमारे पास आता है कि एक आईजी बाहर से आए हैं या सेक्रेटरीट में कोई बड़ा ऑफिसर बाहर से आया है। तो उससे बजाहिर ऐसा लगता है कि हमारे जो अपने ऑफिसर जिन्होंने 70-75 साल इस रियासत को चलाया वो नाअहल थे, वो रियासत को बेहतर तरीके से नहीं चला पाए। अब चूंकि बाहर से लाने की जरूरत पेश आ रही है, इसलिए नहीं है, वो हमें गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। वो समझते हैं कि हम उनके गुलाम हैं और इसलिए बाहर से जो भी है वो आएगा अफसर और अफसरशाही चलाएगा, और कुछ नहीं है। इस बार मैं नहीं समझता कोई और रास्ता है जी। उनको हमारे पे भरोसा ही नहीं है। ठीक, हमारे न पुलिस वाले पे भरोसा है, न अफसर पे भरोसा है, किसी पे भरोसा नहीं है। अब क्या करें? ये आज की बात नहीं है। जब से मैं देखता हूं उनको जम्मू कश्मीर के इंसान पे भरोसा ही नहीं है। वो समझते हैं बाहर से आने वाला उन्हीं की बात सुनेगा। वो ये नहीं देखता कि यहाँ के लोग भी उस मुल्क के हिस्सा हैं और उन्हें भी हक है नौकरियों का, उन्हें हक है उन दफ्तरों के सीटों में बैठने का, क्योंकि वो इंसान को पहचानता है, उसकी जबान को जानता है, उसके कल्चर को जानता है, जहां से आता है उसको जानता है कि वहां क्या हालात है। बाहर का क्या जानता है? वो आज है, कल चला जाएगा। दूसरे को तो यहां रहना है, उसे तो लोगों के सामने जवाब देना है। यह है जी। फारूक साहब एक चीज जरा ये बताइएगा कि कश्मीर में ऐसा लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पार्टी बनने जा रही है, 4-5 पार्टियां तो इस वक्त हैं ही। तो अक्सरियत में होने के बाद भी जब ये पार्टियां अलग अलग वोट लेंगी तो कश्मीरी जो सियासी जमातें हैं वो अकलियत में आ जाएंगी। अब कैसे देखेंगे सर इस सबको? ये बनाई किन्होंने? ये जमातें हैं किनकी? जम्मू में क्यों नहीं है? उन्होंने मुसलमान इलाके में क्यों उनको खड़ा किया है? कहां से हैं ये सब बीजेपी की मेहरबानी है, जो समझती है कि ये इनके वोट लाएंगे और वो एक बीजेपी की हुकूमत बनाएंगे। उनकी मर्जी तो यही है। अब हम भी देखना चाहते हैं कि लोगों में वो शऊर आया है कि ये कौन है और कहां से आए हैं और क्या कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है। हमारे तशख़्ख़ुस को मिटाने की ये बुनियादें डाल रहे हैं। फारूक साहब क्या ये यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इनको लेके आई है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में एरोगेंस इतना आ गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को लगता था अब ये कश्मीरी जाएगा कहां, हमारे बगैर तो कुछ है नहीं। गलत बात है, कभी ये मत समझिएगा। मैं सदर रहा हूं कई साल, मैंने कभी उनको ग्रांटेड नहीं लिया है, कभी ग्रांटेड नहीं लिया। इलेक्शन नहीं हुए क्या, हम लोगों को क्या 28 सीटें नहीं आई और हम ये समझते थे, मगरूर हो गए थे कि हमारे पास जितना है ये सब हमारे साथ हैं। वो तो नहीं था, कभी हमने नहीं सोचा। वी हैव नेवर टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड। वो उनका अपना सोच है, अपने तरीका है। अगर कहीं हम लोग उनके मेयार में पूरे नहीं हुए, उन्हें हक था हमें रिजेक्ट करना। मगर हम झूठ और पैसे और दौलत पे लोगों को खरीदना नहीं चाहते। ये तो खरीद के लाए हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं दिल्ली से करोड़ों रुपया। करें फारूक साहब क्या पीएजीडी एक साथ इलेक्शन में उतरेंगे? क्योंकि कभी खबरें आती हैं कि फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ने वाला है। मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, ठीक, इसमें कोई दो बातें नहीं है।
हमने सबसे बड़ी गलती जो की वो ये था कि हमने जब इलेक्शन आए तो हमने पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़े। वो हमने बहुत गलती की। हर इलेक्शन हमें लड़ना चाहिए। ठीक, इनका मुकाबला करना है तो हमने इलेक्शन में इनका वोटों से मुकाबला करना है। साथ में सर पीडीपी के साथ में मिलकर इलेक्शन है, हम लोग हैं गुप्कार अलायंस जो है वो किस लिए है? जी, हमारा मकसद है कि यहाँ के 370 को वापस लाना और 35 से वापस लाना और स्टेटहुड वापस लाना। ये हमारा मकसद है सबका जो इसमें है। जी, इसलिए हमें इकट्ठे सोच के लड़ना है। फारूक साहब, जो 370 पे ना जो आपके मुखालिफ हैं वो एक एतराज ये करते हैं कि फारूक साहब के होते हुए भी 370 आहिस्ता 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 कमजोर हो गया था, खोखला हो गया था, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं। फारूक अब्दुल्ला के पास कहा था, मुझे बताइए, फारूक अब्दुल्ला कहा था? खोखला किसने बनाया? फारूक अब्दुल्ला ने बनाया। जब शेर कश्मीर को जेल डाला तो कौन थे आए थे? बख्शी साहब थे, सादिक साहब थे, कासिम साहब थे, और कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में थी। उन्होंने खोखला किया इसको, फारूक अब्दुल्ला ने किया। जब भी हुआ यहां पे कुछ भी पावर से बाहर थे, जब भी उनका गवर्नर आया उन्होंने खुद ये किया। और जब सर आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आपकी सरकारें बनी तब आपने उसको कुछ परमानेंट उस तरह करने की कोशिश नहीं की सर? आप भूल गए। याद है वजीर आजम हिंदुस्तान ने क्या कहा नरसिम्हा राव साहब ने पार्लियामेंट में कि हम ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार हैं, स्काई इज द लिमिट, आजादी नहीं। हमने कहा हम आजादी मांगी कब? हमने। जी सर। वो एक वजीर आजम थे। वो बहस किसने की? हम लोगों ने उनके साथ, वाजपेयी जी के साथ किसने की? हम लोगों ने। हमने कभी ये मुद्दा नहीं छोड़ा। और जो हमारे मुखालिफिन है वो तो चाहेंगे ये चीजें कहना, लोगों को बहकाने के लिए, और क्या करेंगे? आज भी वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अंदर से उनसे मिले हुए हैं, मगर कुछ कहते नहीं है, कोई सबूत नहीं देते, लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं हर सूरत से। फारूक साहब, अगर मैंडेट कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता है, जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, राहें एक हो सकती हैं सर? देखिए, ये वक्त बताएगा। फारूक अब्दुल्ला इतना आगे भागता नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग हमें पूरी बहुमत देंगे, पूरी मेजॉरिटी देंगे। फारूक साहब, अगर हम पीछे मुड़ के देखें, एक लंबा अरसा आपने सियासत को दिया है। आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं फारूक साहब, कुछ लगता है कि कुछ फैसले ऐसे थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे? मुझे बताइए कौन सा फैसला? आपको ऐसा कुछ मुझे कोई ऐसा नहीं लगता। मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जी जो मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है। जी, कभी भी नहीं। हम लोग मशवरे से करते थे। फारूक अब्दुल्ला अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता था। हमारे पास मशवरा जरूरी है, और यही हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हिदायत की है। हर वक्त मशवरा करो, मशवरे करके वो फैसला करो। फारूक साहब, आजाद साहब की आमद को कैसे देखते हैं आप? आ गए, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब फारूक साहब, एक चीज ये बताइएगा कि भाजपा की सरकार का आप हिस्सा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और वाजपेयी साहब की भारतीय जनता पार्टी में कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? आप नहीं देखते हैं, रावलपिंडी का रास्ता किसने खोला था? जी, मनमोहन सिंह जी ने भी। हाँ, याद है आपको? बिल्कुल सर। वाजपेयी जी क्या कहते थे? कश्मीर का हमने फैसला करना है किस तरीके से? कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। जी, ये जो हुकूमत है, क्या ये कश्मीरियत मानते हैं, इंसानियत मानते हैं, जमहूरियत मानते हैं? अगर जमहूरियत मानते तो आज तक इलेक्शन हो गया होता। ये स्टेटहुड नहीं ले जाते हमारी, ये हमारे 370 को खत्म नहीं करते। ये इनका पार्टी का ये था। मेरा ताल्लुक खिता पीर पंजाल से है। पीर पंजाल हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक ताकत रही है, लेकिन पीर पंजाल में कुछ लोगों को ये लगता है कि कश्मीरी लीडरशिप के लिए पीर पंजाल जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल एंड रहा है। तो पहले कश्मीर फिर जम्मू, वो दिलचस्पी या ध्यान नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो पीर पंजाल के खित्ते की तरफ देना चाहिए था वो नहीं दिया। क्यों? बताइए मुझे, किस बात में वो नहीं दिया? बताइए।
आज भी वहां कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, सड़कों की हालत मगर अस्पताल है या नहीं है? अस्पताल है जी। आपके वहां अस्पताल में डॉक्टर हैं या नहीं है? जितने होने चाहिए सर उतने आज भी हर जगह नहीं है जी। आज डॉक्टर बेकार बैठे हुए हैं। मैंने 300 डॉक्टर लगाए थे जब मैं 96 में आया। हर जगह हर गांव में वो पहुंचे कि लोगों की मुश्किलें। आपके स्कूल बंद थे या नहीं थे? भूलिए मत। सारे स्कूल पहाड़ों पे जो थे और आपके इलाके में ज्यादा थे, सारे खोल दिए गए और वहीं से लोकल टीचर लगाए गए। कोई पुल से नहीं लाया गया, सुरनकोट से नहीं लाया गया। उसी गांव के हमने उनसे कहा, बुजुर्गों से, कि आप चुनिए जो आपके स्कूल चलाएंगे। क्या वो भूल गए आप? उनको भी फिर से शुरू करना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन थी, उन मुश्किल वाले हालात में भी। कभी ये मत कहिए कि हमने उसको इग्नोर किया है। मेरे वालिद पहले थे जिन्होंने मुगल रोड की शुरुआत की और शुरू किया, फिर बड़ी मुश्किलात आए। दिल्ली नहीं चाहती थी ये रोड बने क्योंकि डिफेंस की तरफ से बड़ी मुश्किलें आ रही थी, मगर किया। और पहली गाड़ी जो वहां चली उमर साहब ने चलाई। ये भी आप भूलिए मत। हमसे जितना भी हो सका हमने कभी इम्तियाज नहीं किया। कोशिश की कि वो पसमानदा इलाके भी उठें, और आज भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। फारूक साहब, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की है वो जम्मू कश्मीर में भी पहुंचेंगे। क्या फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा का इस्तकबाल वेलकम करेंगे जम्मू कश्मीर में? क्यों नहीं। आखिरकार वो एक जमात चला रहे हैं जिस जमात का पहला मुद्दा है सेकुलरिज्म, कि सबके लिए बराबरी। कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह ये मिटा रहे हैं आज की हुकूमत, उसको बचाने के लिए यहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबके लिए बराबरी का सलूक करने के लिए हम क्या भाग जाएं उससे? हम लोग जरूर जाएंगे। मैं उनका वेलकम करूंगा वहां पे, जब वो हमारे बॉर्डर पे आएंगे वहां पे वेलकम करूंगा। और फिर जब टनल पे पहुंचेंगे और कश्मीर की वादी में आएंगे, वहां भी इनका इस्तेमाल करूंगा। फारूक साहब, कुलदीप नैयर ने एक किताब लिखी थी, एक जिंदगी काफी नहीं। अगर दोबारा फारूक साहब को जिंदगी जीने का मौका मिले तो आप बहसियत सियासतदान ही अपनी जिंदगी को बसर करना चाहेंगे या कुछ और? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मुसलमान हूं और मुसलमान का यह अकीदा है कि जब इस दुनिया से जाता है वापस नहीं आएगा। उससे अल्लाह के हवाले वहां जाना है और वहां पे उसका हिसाब होगा। फिर वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, वो उसने जो किया होगा वो होगा। मगर ये कहना कि मैं फिर से वापस आऊंगा, वो नहीं। हाँ, अगर आपका मकसद ये है इसका कि क्या अगर कल आपकी हुकूमत आती है, इंशाअल्लाह हम लोग बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, लोगों की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करेंगे और जितना भी हो सके हमसे। हम तो चाहेंगे कि जो डिलिमिटेशन ने की है उसको ठीक करें। अब देखिए, मुझे बताइए, आप एमपी है, अब बताइए मुझे, अगर पीर पंचाल का एमपी बनता है वो कश्मीर कैसे आएगा इस पहाड़ों को पार करके सर्दियों में? या यहां का बनता वो कहां जाएगा? क्या इससे बेहतर नहीं था क्या एक और एमपी वहां बना देते जो राजौरी और पुंछ के इलाके को देख सकता था? है क्या मुश्किल हो जाती है इनके लिए? मगर नहीं, इनका मकसद था मुसलमानों को तोड़ना। और इन्होंने खुद अब क्या कर दिया है, इससे इन्हें साबित कर दिया है कि वो जो डिक्सन ने प्लान दिया था, डिक्सन प्लान की जो लाइन है कि ग्रेटर कश्मीर बनाने का, उन्होंने वो कर दिया। आज ग्रेटर कश्मीर बन गया इनकी मेहरबानी से। फारूक साहब, एक आखिरी सवाल, अगर आप रोज मुझे कहते हैं आखिरी सवाल, अब कौन सा आखिरी सवाल? सर, इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल, उम्मीद है मुलाकात होती रहेगी सर अगर आप वक्त देंगे। सर, अगर रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता है और उससे पहले इलेक्शन हो जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इलेक्शन लड़ेगी, फारूक साहब भी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। हम लोग पीछे भागने वाले नहीं है, हमारी लड़ाई चलती जाएगी। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये 31 लड़ाई है जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस के लिए। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये चलती जाएगी। फारूक अब्दुल्ला मर भी जाएगा तब भी ये चलती जाएगी। इस तंजीम का मकसद सिर्फ हुकूमत नहीं है,
इस तंजीम का मकसद है यहाँ के लोगों की इज्जत को बहाल करना। ये चलता जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ की आवाम की, यहाँ के लोगों की इज्जत को बहाल करना है। रियासत का दर्जा मिलने से पहले या बाद में, इलेक्शन जब भी होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और अगर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मिलती है, मैंडेट मिलता है, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तब क्या होगा? तब भी बेबाक तरीके से फारूक साहब ने कहा कि बहुत आगे मैं नहीं सोचता हूं, वक्त आएगा तब देखें कि क्या होना है। बाकी जितनी जमातें, जो लगता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर 2 डिस्ट्रिक्ट में एक जमातें बन रही हैं, वो जमात किसके इशारे पर बन रही है, कहां से आ रही है, पैसा कहां से आ रहा है, इस हवाले से भी सब कुछ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आपने सुना। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शुक्रिया जनाब।